तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी चल रही थी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड इसमें भी हमारे यूनिट नंबर 2 हम कवर कर रहे थे। तो यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट चैप्टर हीट ट्रांसफ़र, सेकंड चैप्टर एवापोरेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी एंड हमारा चल रहा था थर्ड चैप्टर लास्ट, जो कि डिस्टिलेशन। तो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने बात करी है आखिर ये डिस्टिलेशन होता क्या है एंड दो हमने इसकी मशीन भी कवर कर लिया है। जो था फर्स्ट सिंपल डिस्टिलेशन एंड सेकंड था फ्लैश डिस्टिलेशन। तो मतलब हमने यहाँ तक कवर करा था पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। अगर वो ध्यान से नहीं देखिए, एक बार उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो नहीं समझा होगा डिस्टिलेशन आखिर प्रोसेस क्या है, तो ये मशीन्स भी आज समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं पूरा जो ये 4-5 मशीन बची हुई हैं उसके बारे में एंड आज हमारी ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब नंबर 1 है हमारी इसमें आज की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन में हम सिंपली कर क्या रहे थे, मैं आपको बता दूं जरा। पहले कोई भी मिक्सचर होता था, लाइक कोई भी मिक्सचर है ये, इसको हम बॉईल कर रहे थे, ठीक है। अब जिसका ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट होता था वो पहले बॉईल हो जाता था एंड पहले उसकी वेपर बन जाती थी। अब जब पहले वेपर उसकी बन जाएगी तो वो आगे हम पास कराते थे उसको, वो एक कंडेंसर लगा रहता था जिसमें हम कोल्ड वाटर डालते रहते थे लगातार, इधर से डालते थे इधर से निकालते थे, ठीक है। अब इसमें कोल्ड वाटर था, अब ये जैसी वेपर इसके कांटेक्ट में आती है कोल्ड वाटर के, तो यहाँ पर ये अपना दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर लगा रहता था एक एडोप्टर, अब एडोप्टर की सहायता से नीचे हमको रिसीवर में रिसीव हो जाता था, ठीक है। तो इसी मदद से ये हमारा लिक्विड ए इसमें बच जाता था, लिक्विड बी इसमें आ जाता था, तो सेपरेट हो गया। और हमारा सेपरेशन ही करना एक मकसद है डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो एक ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत ही ज़्यादा मेन हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के व्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हम वेपराइजेशन करा के किसी भी दो मिक्सचर का लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, ध्यान रखना। अब जो देखो, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले टॉपिक में, ये कोई नहीं बताएगा, यहाँ पर आप पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच हैव वेरी लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पिछली वाली जो सिंपल और फ्लैश डिस्टिलेशन में था उसमें हम पढ़ रहे थे कम से कम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। अब बट हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बात करेंगे, यहाँ पर हम बहुत ही लो डिफरेंस पर भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो जो 3 से 7 के बीच में किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का समझ लीजिए आप, किसी का 50 है किसी का 55 है, दो लिक्विड है, एक का 50 है एक का 55। अब इसको सेपरेट कर पाना ना सिंपल फ्लैश ये और जो है डिस्टिलेशन उससे बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, बट यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसका वेरी लो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में उन मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। तो देखो ये प्रिंसिपल वैसे तो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, जहाँ सिंपली मैं आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल में होने वाला क्या है। अब चाहे आप इस वाले को पढ़ो चाहे आप इस वाले को पढ़ो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में कुछ नहीं होगा, वही हम दोनों लिक्विड को हीट करेंगे। अब जैसे जो टेम्परेचर जिसका पहले कम होगा, यानी कि जिसका 50 होगा, वो पहले बॉईल होकर पहले उसकी वेपर बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर जो जब ये वेपर ऊपर जाएंगी, यहाँ पर एक लगा रहता है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनल कॉलम जिसको हम कहते हैं। तो जैसे कॉलम ऐसे मतलब कुछ कांटे कांटे से निकले रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो दोनों जैसे आप समझिए 50 है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये पहले वेपर इसकी उड़ेंगी, बट 50 से 55 होने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो 55 वाला भी यहाँ पर बॉईल होना स्टार्ट कर जाएगा। और जब उसका 55 वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो वो भी वेपर में कन्वर्ट होगा। बट जब दोनों वेपर में कन्वर्ट हो गए तो जिसका जो पहले वेपर हुआ है वो तो पास कर जाएगा इजीली इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, बट जो बाद में हो रहा है 55 वाला, वो यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा। अब ये दीवार टाइप की होती है, जैसे दीवार लगी रहती है ना ऐसे, तो इससे टकराएगा इससे टकराएगा, तो ये जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो बाद में बॉईल हुआ है वो ऊपर नहीं जा पाता है। अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से उसकी वेपर टकरा के वापस से लिक्विड आके इसी में गिर जाती है, ठीक है। सिंपली इसका प्रिंसिपल यही होने वाला है। अब देखो, ये हमारा कोई भी दो मिसिबल लिक्विड है, यानी कि वही लिक्विड मिक्सचर है, हीट करेंगे हम इसको, तो दोनों की हीट ऊपर मतलब दोनों वेपर में कन्वर्ट होंगे। अब जब जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि उसको तो ज़्यादा हीट मिल चुकी है, तो वो इजीली इसको पास कर जाएगा एंड आगे की प्रोसेस पूरी वही होने वाली है कल वाली।
बट जो दूसरा वाला जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि वही 55 वाला, वो ऊपर तो उड़ेगा बट इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकरा के दोबारा से वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली काम इसका यहीं पे यही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ही होने वाला है, बस आप यही ध्यान रखना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप देख लो, यहाँ पर कोई भी हमारा एक बीकर रहेगा जिसमें मिसिबल लिक्विड भरे रहेंगे, एक हीट सोर्स होगा, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, कंडेंसर होगा, एक अडेप्टर होगा एंड एक रिसीवर होगा। तो आपको यही बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इसकी लिखनी है। अब देखो मैंने एक लिखा हुआ है यहाँ पर लो बीपी लिक्विड, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो हमको रिसीवर में रिसीव होगा। ठीक है, अब जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसी में हमको मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने अभी आपको समझा ही दिया, कंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको बताई दी पीछे। अब वर्किंग वही होने वाली है जो अभी मैंने आपको बताई है, मतलब पहले दोनों को बॉईल करेंगे तो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले उड़ जाएगा। अब पहले जब वो बॉईल हो जाएगा तो उसकी वेपर इजीली पास आउट कर जाएंगी, बट जो दूसरा होगा वो भी बॉईल कर जाएगा, वो भी एक बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर बहुत कम होता है। तो वो जब उड़ेगा तो वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकराएगी उसकी वेपर लिक्विड बी की, जो भी दूसरा है, तो वो लिक्विड जब वेपर इससे टकराएंगी तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकरा के वापस से इसी में गिर जाएंगी। ठीक है, अब जो लिक्विड लो बीपी वाला था वो उड़ गया है आगे, इसकी वेपर आगे चली गई तो ये कंडेंसर से पास होकर कंडेंस्ड हो जाएंगी, वेपर लिक्विड में हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, आप पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन इसके सेपरेशन करते हैं हम इससे वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स का, जैसे लाइक एसीटोन वाटर हो गया, CaCl3, C6H6 हो गया। ठीक है, एडवांटेज का हाईली इफेक्टिव एंड इफिशिएंट है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज इजी टू यूज, बहुत ईजी है, आप देख भी रहे हो यहाँ पर। डिसएडवांटेज का है इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स विच फॉर्म एजिट्रोपिक मिक्सचर, जो हमारे एजिट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं लिक्विड्स, वो उसका सेपरेशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब आप एजिट्रोपिक मिक्सचर का आप बताइए कि एजिट्रोपिक मिक्सचर आखिर है क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट चेक करूँगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि एक नई मशीन आ जाती है हमारी। अब नेम से आप समझिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि रिड्यूस्ड प्रेशर के अंडर, प्रेशर को रिड्यूस करके उसको डिस्टिलेट करना, यानी कि हम सिंपली इसको कह सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर मे बी स्टेटेड एज अ डिस्टिलेशन एट अ लो टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। अब देखो यहाँ पर हम इसमें डिस्टिलेशन करेंगे वो करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसको बॉईल करके। अब वो किस वजह से होगा, वो होगा वैक्यूम की एप्लीकेशन से। यहाँ पर आप समझिए कि होने वाला क्या है। देखो प्रिंसिपल इसका आप समझ लो बहुत ही सिंपल है। अब जैसे सबको पता होगी कि हमारा लिक्विड बॉईल कब करता है। ठीक है, तो हमारा लिक्विड बॉईल कब करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो जब हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम कम कर दें, यानी कि वैक्यूम कर दें, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ही हम रिड्यूस कर दें, तो जो हमारा वेपर जो हमारा अब देखो आप एक फिनोमिना समझो यहाँ पर। देखो सबसे पहले हमारा लिक्विड बॉईल कब करता है, बॉईल होना कब शुरू करता है, जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का एंड बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एकदम इक्वल हो जाए, जब हमारा लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब आपने एक पढ़ा होगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर प्रेशर इंक्रीज है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बट प्रेशर डिक्रीज है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो हम सिंपली इसी फिनोमिना को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले से ही हमने यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको तो हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कर दिया तो वेपर प्रेशर भी ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। तो जब ये रिड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को रिड्यूस, तो प्रेशर को हमने कम कर दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर भी अब कम हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर हमने सिंपली कम कर दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर की भी जरूरत हमको कम पड़ेगी। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर यही करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं वैक्यूम की मदद से, तो टेम्परेचर हमको बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम इसको कर क्यों रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लाइक 300 हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर लैब में अचीव करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, तो वहाँ पर ये जो 300 पर बॉईल होना स्टार्ट करेगा, अब ये बॉईल होना स्टार्ट कर देगा मात्र 30 या 35 डिग्री सेल्सियस पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर का रिड्यूस करके हम टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट को भी। तो यहाँ पर सिंपली आप समझिए क्या होने वाला है, तो प्रिंसिपल वही होने वाला है
लिक्विड बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वैक्यूम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, सो लिक्विड बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल में मैंने वही बताया है कि वाटर हमारा बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 101.31 किलो पास्कल। ठीक है, जब हमारा 100 पर बॉईल करेगा इसका एटमॉस्फेरिक इतना होता है। बट जब हमारे वाटर हमारा इसको हम 40 डिग्री सेल्सियस पर ही कराते हैं, बॉईल कराते हैं, तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 9.33। यानी कि अगर हमने ये 101 से 9 पर रिड्यूस कर दिया तो ये जो वाटर पहले 100 पे बॉईल हो रहा था वो अब 40 पर ही बॉईल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली वही लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल वही है। एक छोटा सा मैंने कर दिया है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो इसको भी। तो देखो मशीन सारी सेम रहने वाली है, बस जिसमें जिसका काम है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर ये फ्लास्क हमारा सेम है, यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब एक पिन कॉक आ गया, मतलब इसको बंद करने वाला खोलने वाला। यहाँ पर थर्मामीटर है ही, यहाँ पर ये आगे एक यहाँ पर ट्यूब जा ही रही है, यहाँ पर कंडेंसर है। बट अब इसमें क्या आ गया हमारा एक वैक्यूम पंप, जिससे हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एडेप्टर लगा रहता है यहाँ पर ये लगा रहता है। ठीक है, ये जो रिसीवर है इसी के पास लगा रहेगा। कहीं भी लगा दो इस वैक्यूम पंप को, कहीं भी इस पूरे एपरेटस में कहीं भी आप लगा दो, इधर लगा सकते हो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, बस हमको प्रेशर को रिड्यूस करना है इस पूरे सिस्टम में। ठीक है, जब हमारा इससे ये होता है वैक्यूम पंप, आप ध्यान रखना। अब वैक्यूम पंप से कनेक्ट होता है हमारा मैनोमीटर। ठीक है, जो हमारे टेम्परेचर की रीडिंग को बताता रहता है, ये प्रेशर को मापता रहता है। अब जब ये वैक्यूम पंप से हम सारी वैक्यूम जो प्रेशर होता है उसको वैक्यूम की मदद से कम कर देते हैं, तो ये बॉईल करना स्टार्ट करेगा हमारा बहुत ही कम लो टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसकी मदद से ही हम इसको करा लेते हैं। अब इसमें जो मिक्सचर होता है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स का होता है, लाइक ग्लिसरॉल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, इन ऐसे हम इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये होता है हमारा वाटर बाथ में, वहाँ पर हम हीट सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम वाटर बाथ भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो कंस्ट्रक्शन भाई आपको समझ में नहीं आ रही है तो जितनी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जिनका नाम लिखा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन में एक एक करके उनका ही नाम लिखा है। ठीक है, जैसे क्लेजन फ्लास्क हो गया, कैपिलरी ट्यूब हो गई, थर्मामीटर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, यहाँ पर एडेप्टर हो गया, एक वैक्यूम पंप हो गया वैक्यूम करने के लिए, एक रिसीवर हो गया रिसीव करने के लिए। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो इसमें। ओके, वर्किंग इसकी क्या होने वाली है, वही लिक्विड जो भी डिस्टिल करना है उसको हम फिल कर देंगे अपने फ्लास्क में, क्लेजन फ्लास्क जो है। अब इसमें हम डालेंगे स्मॉल पीसेज ऑफ प्रोक्लेन आर एडिड, जो प्रोक्लेन हमारा पत्थर होता है एक, उसको हम डाल देंगे ताकि जो झाग उठते हैं बॉइलिंग करते वक्त वो नहीं उठ पाए, यानी कि लिक्विड बाहर नहीं निकल पाए इन पत्थर की वजह से। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में हम थर्मामीटर डाल देंगे। अब हम यहाँ पर रिक्वायर्ड वैक्यूम क्रिएटेड बाय वैक्यूम पंप, अब इसको हम वैक्यूम को क्रिएट करेंगे अपने वैक्यूम पंप की मदद से। तो जो हमारा लिक्विड बहुत ही हाई टेम्परेचर था, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट था, अब वो लो बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइल करना स्टार्ट कर देगा एंड उसको हम कंडेंसेट कर लेंगे, इजीली कलेक्ट कर लेंगे रिसीवर में। ठीक है, एप्लीकेशन इसका प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एंजाइम्स, विटामिन, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, जो हमारे ये प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन को, यानी कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लाइक एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, उनकी डिग्रेडेशन को ये बचाता है। ठीक है, एडवांटेज जो हमें टेम्परेचर सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले, उनको ये प्योरीफाई करने में, एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर अनरिलेटिव फोमिंग, अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा झाग बनते हैं। ठीक है, द स्टीम ऑफ एयर कैन बी पास्ड ऑन द ब्रेक ऑफ द राइजिंग फॉर्म, यहाँ पर स्टीम भी पास होती है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड और सॉलिड एक्सट्रैक्ट, जो हमारे सॉलिड एक्सट्रैक्ट है और सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट है उसके प्रिपरेशन के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। अब गाइस हमारा नेक्स्ट आता है इसमें स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर भी हम सिंपली वही करने वाले हैं, जो कि हमारे हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस होते हैं उनको हम यहाँ पर सेपरेट करने वाले हैं। यानी कि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हो गया, किसी भी आप समझ लीजिए दो कंपाउंड है हमारे ए और बी, तो यहाँ पर एक हो गया हमारा हाईली प्योर, अब एक हो गया हाईली इम्प्योर। तो ये हमारे दो एक साथ मिक्स हो गए। अब इसको सेपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम दोनों का पता नहीं लगा सकते कि कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। तो वही है, स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से हम इसको सिंपली इसको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम मेरे पास दो लिक्विड मिक्सचर हैं, यानी कि दो लिक्विड का मिक्सचर है ए और बी, तो ये मिक्सचर हो गया इसका ए बी। अब जो ए वाला है ये है हाईली प्योर, ठीक है। अब जो बी वाला है वो है इम्प्योर, ठीक है।
अब दोनों एक साथ मिक्स है, अभी हमको ये नहीं पता है कौन सा प्योर है, यहाँ पर कितना पार्ट इसका प्योर का है कितना इम्प्योर का है। बट अब जैसे ही हम यहाँ पर वाटर की एक स्टीम इसमें डालेंगे इस वाले मिक्सचर में, तो जब वाटर की स्टीम आएगी, ठीक है, तो वाटर की स्टीम क्या करेगी, वो अपने अंदर ऐड कर लेगी किसको, प्योर वाले की स्टीम को। यहाँ पर जो हम इसको बॉईल करेंगे मिक्सचर को, तो पूरा मिक्सचर ही बॉईल होगा। बट पूरा मिक्सचर बॉईल होगा तो यहाँ पर सिर्फ जो स्टीम के साथ स्टीम दे रहे हैं, हम इसको स्टीम लगा रहे हैं साथ के साथ, तो स्टीम के साथ सिर्फ हमारा जुड़ेगा कौन, प्योर वाला सब्सटेंस। ठीक है, प्योर वाले सब्सटेंस की वेपर ही आगे जाएंगी। अब जो इम्प्योर वाला सब्सटेंस है वो वहीं की वहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो वाटर में इमिसिबल है, वो वाटर में मिलेंगे ही नहीं, तो वो वापस से नीचे आ जाएंगे। अब जो प्योर वाला होगा वो सिर्फ वाटर के वेपर्स के साथ आगे जाएगा। ओके, अब जब ये अब देखो, ये जो हमारा पहला वाला फ्लास्क था इसमें तो हमारा इम्प्योर वाला रह गया। ओके, अब जो रिसीवर था उसमें हमको वाटर की स्टीम मिली। ठीक है, वाटर प्लस प्योर वाले की, तो यहाँ पर अब भी हमको दो सब्सटेंस मिले, अब भी ये एकदम सेपरेट नहीं हुआ। तो जो हमारा प्योर वाला रहता है ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये वाले, तो इनका एक खासियत ये होती है कि वाटर की वेपर के साथ तो ईजिली मिक्स हो जाते हैं, बट जब ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ मिल नहीं सकते। ठीक है, लाइक आप एग्जांपल समझ लिए वाटर H2O और बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन और वाटर कभी नहीं मिल सकते ना, तो वही। अब जब ये हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कंडेंसर की मदद से, तो इसको हम फिर सेपरेट करते हैं किसकी मदद से, सेपरेटिंग फनल की मदद से। ये अब आपने प्रैक्टिकल जरूर से करा होगा किसी ना किसी सेमेस्टर में जरूर। सेपरेटिंग फनल दोनों सेपरेटिंग एक बीन टाइप की सी होती है वो, तो उसमें हम दोनों लिक्विड को फिल कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो एक एक लिक्विड करके उसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है इसका पूरा प्रोसेस स्टीम डिस्टिलेशन का। प्रिंसिपल वही होने वाला है। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए यहाँ पर, ये जो हमारा होगा फ्लास्क कंटेनिंग नॉन एक्वस लिक्विड, यानी कि वही एनिलीन हमारा प्योर हो गया, एक इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड भी होगा, तो वही रहेगा। एक होता है हमारा स्टीम कैन, यहाँ पर हम वाटर को भी साथ के साथ बॉईल करते रहते हैं। अब वाटर की जो वेपर होती है वो इसमें डालते रहते हैं, अब वाटर की बॉईल प्योर वाले को लेकर इसके साथ उड़ती रहेंगी। ठीक है, तो ये जब आगे उड़ेंगी तो प्योर वाला हमारा कंडेंसर की मदद से कंडेंस्ड होगा, फ्लो ऑफ वाटर इसमें कंडेंसर में हो ही रहा है। अब यहाँ पर एडेप्टर की मदद से हमारा रिसीवर में रिसीव हो जाता है कौन सा, प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर। ठीक है, तो थोड़ा वर्ड पे भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा डिस्टिलेट जो हमको मिल रहा है, ये हमारे दो मिल रहे हैं, प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर। तो हम फिर इसको फर्दर आगे, ये जो हमारे रिसीवर में रिसीव हुआ है लिक्विड, इसको हम फर्दर सेपरेटिंग फनल में ले जाते हैं, इसको दोबारा से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इम्प्योर वाला बच गया, यहाँ पर हमारा प्योर वाला हमको मिल गया। तो सिंपली यही इसका प्रिंसिपल है, ये पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। जो जो पार्ट आपको दिख रहा है आप सिंपली कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। अब इसकी वर्किंग देख लो, स्टीम, अब देखो सिंपली वही होने वाला है जो पीछे आप डायग्राम में समझ रहे हो। तो पहले हम स्टील को भी, जो स्टीम है हमारी वाटर की, उसको भी एक साइड रख लेंगे। नॉन एक्वस लिक्विड हमारा प्लेस्ड हो जाएगा फ्लास्क में ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें स्टीम हमारी ऐड हो जाएगी मिक्सचर में। अब स्टीम जब कैरी करेगी सिर्फ वॉलेटाइल ऑयल को, यानी कि वही जो प्योर होगा उसको ही, अब वो आगे कंडेंसर की मदद से जाएगा, तो वो लिक्विड हमारा कलेक्ट होगा रिसीवर में। अब रिसीवर में हमको क्या मिल रहा है, एक वाटर मिल रहा है और एक ऑर्गेनिक लिक्विड मिल रहा है। तो जब वाटर और ऑर्गेनिक लिक्विड है इसको भी हमको सेपरेट करना है, तो हम सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फनल या फ्लास्क जो भी क्या हो। देखो ये हमारा सेपरेटिंग फनल होता है, लाइक वाटर, ये लेयर सेपरेट हो जाते हैं। इसमें नीचे एक कॉक लगा रहता है, यानी कि बंद करने का, वाटर ऊपर रहेगा, एनिलीन नीचे। तो इस कॉक को हटाएंगे, यहाँ पर एनिलीन नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा से बंद करके फिर दूसरा बीकर लेंगे, उसमें हमारी वाटर आ जाएगा। ठीक है, जो हाई डेंस लिक्विड रहेगा वो नीचे रहेगा एंड लो डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर रहेगा। ठीक है, तो सिंपली यही होने वाला है। एप्लीकेशन यहाँ पर इसकी, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारी खत्म यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन। तो गाइज हमारा ये यूनिट नंबर 2 भी आज खत्म होता हुआ। आप बताना एक बार कमेंट करके आपको लेक्चर कैसा लगा एंड आगे हम क्या स्टार्ट करें। ठीक है, तो नोट्स हमने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं, व्हाट्सअप पर भी एंड टेलीग्राम पर भी। आपको नहीं ज्वाइन हुआ है आप एक बार ज्वाइन हो जाना एंड नोट्स आप ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।